तो चलिए आज की इस योर टीचर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग विज्ञान का अध्याय 11 रेशों से वस्त्र तक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों वस्त्र यानी कपड़े किस तरह से बनते हैं, किस तरह बनाए जाते, किस तरह से रेशों से कपड़े बनते, उसके बारे में हमें पढ़ना है। आपने किसी को स्वेटर बुनते अवश्य देखा होगा या शायद आप में से किन्हीं को बुनना भी आता हो। स्वेटर बुनने के लिए जो ऊन हम बाजार से खरीदते हैं वह ऊन जिन रेशों का बना होता है वे रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं। आप जाड़े के दिनों में कंबल का प्रयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कंबल कैसे बनते हैं? ऊन के रेशे भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। तो बच्चों जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसे हम अंडरलाइन करते जाएंगे। ऊन के रेशे भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, और ऊन जो है रेशों से बनता है। किससे बनता है? रेशों से बना होता है। क्या और भी कोई जंतु है जिनके बालों से ऊन के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ऊन के जो रेशे होते हैं जिससे ऊन बनता है वह भेड़ से बनता है, जो भेड़ के ऊपर बाल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है भेड़, पहाड़ी बकरी, ऊंट, याक, लामा, एल्पेका आदि और कुछ अन्य जंतुओं के शरीर बाल से ढके होते हैं। इन जंतुओं के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। यानी कि जो रेशे प्राप्त होते हैं बच्चों वो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए यहाँ भेड़ है, पहाड़ी बकरी है, ऊंट है, लामा है, एल्पेका है। तो इस तरह के कुछ जंतु जिससे ऊन प्राप्त होते हैं। तो ये सारे जंतु हैं। इनके शरीर पर क्या होता है बच्चों? बाल होते हैं। इनके शरीर बाल से ढके होते हैं और इन जंतु के बाल से ऊन की प्राप्ति होती, ऊन प्राप्त किए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन सभी जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। तो मोटी परत जो होती है बाल की, उससे क्या होता है बच्चों? जंतुओं का जो शरीर होता है वह गर्म रखते हैं। बाल कैसे इन जंतुओं को गर्म रखते हैं? बालों के बीच वायु, तो देखिए यहाँ पर अंडरलाइन करिए, बालों के बीच वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः शरीर की गर्मी को रोके रखती है और बाहर की ठंड को शरीर में जाने से रोकती है। तो जो वायु होता है, जो हवा होती है, वह ऊष्मा की कुचालक होती है और शरीर की जो गर्मी होती है बच्चों वो रोके रखती है। और जो बाहर की जो ठंड होती है, यानी कि ठंड के दिनों में ये जो बाल की जो मोटी परत होती है, उस बाल के अंदर वायु जो है वह आसानी से जो है सब बालों के अंदर भर जाती है और जिस वजह से ठंड जो है वह शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करता और शरीर गर्म रहता है, यानी बाहर की ठंडी उनके अंदर शरीर में नहीं जाती है। हमारे देश में जिस प्रकार भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं उसी प्रकार बकरियों की भी अनेक नस्लें पाई जाती हैं। मतलब अलग अलग नस्ल की बकरियां होती हैं और भेड़ होते हैं, जिनमें यहाँ अंडरलाइन करेंगे अंगोरा नस्ल की बकरियों से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। तो अंगोरा नस्ल जो है वह बकरी की एक नस्ल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है बच्चों, बकरी, यहाँ देखिए अंगोरा बकरी। तो ये अंगोरा जो शब्द है वह बकरी की एक नस्ल होती है, जो अंगोरा बकरी होती है। ये बकरियां जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी बकरियां? ये जो अंगोरा बकरी होती है। ठीक है, प्रसिद्ध पश्मीना शालें इन्हीं बकरियों के मुलायम बालों से बनाई जाती हैं। तो जो पश्मीना होता है बच्चों वो ऊन की शॉल होती है, ऊन की बनी होती है, जो बहुत ही मुलायम फर से बनाई जाती है। और यह जो ऊन की शॉल जो पश्मीना होती है वह इन्हीं बकरियों के बाल से बनाई जाती है। ठीक है, याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है और जो याक के शरीर पे जो बाल होते उनसे जो ऊन बनाई जाती है वह जो है बच्चों तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है, मतलब प्रसिद्ध है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेशे जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। इन रेशों को जांतव रेशा कहते हैं। ठीक है, तो जो रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? जांतव रेशा कहते हैं। रेशम के रेशे भी रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ये जो ऊन जो है, ऊन के जो रेशे होते हैं जंतुओं से प्राप्त होते हैं और जो रेशम की साड़ी होती है, जो रेशम के कपड़े होते हैं, उनके जो रेशे होते हैं वह रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक तरह का कीट होता है, उस कीट से रेशम कीट कहते हैं, उससे रेशम की प्राप्ति होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
रेशों से ऊन प्राप्त करना। आपने भेड़ों के झुंड को खेतों में चरते देखा होगा। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास तथा पत्तियां पसंद करती है। फलतः भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त मक्का, ज्वार, दालें, खल्ली भी खिलाते हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संशोधित करके ऊन बनाई जाती है, जिसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें निम्न चरण होते हैं। तो भेड़ के बाल क्या करते हैं बच्चों, उसको पहले काटा जाता है, फिर उन्हें संशोधित किया जाता है, मतलब उन्हें अलग अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसके बाद जो है ऊन बनता है। तो ऊन बनने में कई चरण होते हैं। पहला है बालों की कटाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शेयरिंग। भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के बाल होते हैं। कितने प्रकार के बाल होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। भेड़ की त्वचा पर 2 प्रकार के बाल होते हैं। ए, दाढ़ी के पास के रूखे बाल, यानी जो दाढ़ी होती है उनके चेहरे के पास जो नीचे वहां पे जो बाल होते हैं वो रूखे बाल होते हैं। दूसरा त्वचा के निकट के मुलायम बाल, और त्वचा के जो निकट जो होते हैं बाल वो मुलायम होते हैं। इन बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उसी प्रकार उतार लिया जाता है जैसे आपके घरों में आपके पिताजी दाढ़ी बनाते हैं। मतलब कहाँ के बालों को निकाला जाता है बच्चों? त्वचा की पतली परत के साथ। ठीक है, त्वचा की पतली परत के साथ, यानी कि जो त्वचा के पास की बाल जो होती है वह मुलायम होती है और उसे निकाल लिया जाता है। यह प्रक्रिया बालों की कटाई शेयरिंग कहलाती है। यानी जब बालों को निकालते हैं त्वचा के पास से तो इस प्रक्रिया को शेयरिंग यानी कटाई कहते हैं। सामान्यतः बालों की गर्मी के मौसम में काटा जाता है। बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण नहीं रहने पर भी जीवित रह सके। मतलब अगर ठंडी में काटेंगे तो उनके बाल की वजह से जो उनको ठंड अंदर शरीर में नहीं जाता है, ठंड नहीं लगती है, इसलिए ठंड में उनके बाल को नहीं काटा जाता। कब काटा जाता है बच्चों? गर्मी में, ताकि उनको जीने में दिक्कत ना हो, जीवित रह सके। भेड़ के बाल फिर से उसी प्रकार उग जाते हैं जैसे बाल कटाई के बाद आपके बाल उगाते हैं। तो जैसे हम लोग अपने बाल काटते हैं और हमारे बाल बड़े हो जाते हैं, छिलने के बाद भी निकल आते हैं, उसी तरह से भेड़ के बाल भी निकल आते हैं बाद में। ठीक है। दूसरा है सफाई और धुलाई, जिसको स्कोरिंग और वॉशिंग कहते हैं। उतारे गए बालों को विभिन्न टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। उतारे हुए बाल मतलब जो बाल निकाले जाते हैं भेड़ से, ताकि उनसे चिकनाई, धूल, गंदगी निकल जाए। यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। तो जब धोते हैं बाल को बच्चों, उसकी सफाई करते हैं जिससे कि उसकी जो चिकनाई, गंदगी निकल जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभिमार्जन कहते हैं। आजकल यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। पहले हाथ से करते थे, अब मशीनों के द्वारा बालों की सफाई करते हैं। इसके पश्चात इन्हें विभिन्न रोलर्स और ड्रायर से गुजारा जाता है। ठीक है, बहुत सारे रोलर्स और ड्रायर से गुजारा जाता है। ड्रायर मतलब क्या होता है बच्चों? सुखाने की चीज। रोलर मतलब उसको रोल करना। ठीक है, तो उस बाल को धोने के बाद ड्रायर से सुखाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ड्रायर से क्या करते हैं? उसे सुखाया जाता है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, देखिए तीसरा है छटाई। अभिमार्जन के पश्चात सूखे बालों की छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गिठान वाले बालों को पृथक किया जाता है। मतलब जब बाल धोए जाते हैं, सुखाए जाते हैं, तो बहुत गुच्छेदार जैसे हो जाते हैं, कहीं कहीं वह जो है गठान पड़ जाती है, तो उनको गठान को छुटाने के लिए क्या किया जाता है बच्चों? उसको कारखानों में भेजा जाता है, जिससे पृथक मतलब अलग करना, उन बालों को अलग किया जाता है। बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो गांठ या बर कहलाते हैं। तो बाल में जो छोटे छोटे कोमल होते हैं, जो गांठ होते हैं, उनको क्या किया जाता है? अलग कर दिया जाता है, और इन गांठ को क्या कहते हैं? बर कहते हैं। यही बर या गांठ कभी कभी स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, यही बर जो है कभी कभी क्या होता है? स्वेटर पे क्या होता है? वो गांठ जैसी बन जाती है। ठीक है। चौथा है बालों को सुखाना। बालों को सुखाते किस तरह है?
छटाई के पश्चात रेशों को पुनः धोकर सुखा लिया जाता है। ठीक है, तो जब बाल की एक बार छटाई हो जाती है, मतलब जब बाल को छांट लिए जाते हैं, उसमें जो गुच्छेदार या गांठ वाले जो बाल होते हैं जो उलझ जाते हैं, उनको जब छांट लिया जाता है तो फिर से एक बार उनको धोया जाता है। धोकर क्या किया जाता है बच्चों? सुखा दिया जाता है। 5वां है रंगाई। रंगाई को इंग्लिश में कहते हैं डाइंग। भेड़ तथा बकरी की ऊन सामान्यतः काली, भूरी अथवा सफेद होती है। क्या क्या होती है बच्चों? काली रंग की होती है, भूरी रंग की होती है, सफेद होती है। अतः रेशों को विभिन्न रंगों से रंगा जाता है ताकि मन चाहे रंग का ऊन प्राप्त हो। यानी जब वो बाल सूख जाते तो उनको किसी भी रंग से उनकी रंगाई की जाती है। 6ठा है रेशों को सीधा करके सुलझाना, फिर स्ट्रेटनिंग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रेटनिंग। रेशों को सीधा करके रंगे रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबी रेशों को काट कर स्वेटरों की ऊन के रूप में और छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो रेशों को क्या किया जाता है बच्चों? फिर सीधा किया जाता है। सीधा करके उसको सुलझा दिया जाता है, सुलझा के उसको सीधा किया जाता है और लपेट कर उसको क्या करते हैं बच्चों? धागा बनाते हैं। लंबे रेशे जो होते हैं वो काट कर क्या, जो लंबे लंबे रेशे होते हैं उनका स्वेटर बनता है, और जो रेशे उसमें छोटे छोटे होते हैं उससे क्या होता है? उससे वस्त्र यानी जो कपड़े बनते हैं, ऊनी कपड़े, ऊन का रेशों का स्वेटर बुनना अलग होता है और ऊन के रेशों से कपड़े बनाना यानी ऊनी जो कपड़े होते हैं वो अलग होता है। ठीक है, तो जो छोटे कतरे जो होते हैं वस्त्र, छोटे जो टुकड़े होते हैं, रेशे होते हैं, उनको काट कर क्या करते हैं? वस्त्र बनाते हैं यानी कि कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, फिर 7वां लास्ट है बुनाई, जिसको हम इंग्लिश में वीविंग कहते हैं। हाथों से या मशीन द्वारा ऊनों की बुनाई कर ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो ऊन से हम हाथ से भी स्वेटर बिनते हैं और मशीन से भी बिनते हैं। क्या बता सकते हैं चिन्ह किसकी पहचान चिन्ह है? तो ये देखिए वुल मार्क, ये पूछता है किसकी पहचान चिन्ह है। जब आप स्वेटर, कंबल या अन्य ऊनी वस्त्र छूते हैं तब क्या आपको ये गर्म महसूस होते हैं? ठंडे के दिनों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? ऊनी रेशों के फैलाव में हवा रुकी रहती है। क्यों पहनते हैं बच्चों? ठंडी में हमें ठंड लगती है और ऊनी रेशों जो होते हैं उसमें फैलाव होता है, उसमें क्या होता है? उनमें हवा घुस जाती है जो उष्मारोधी का कार्य करती है, जिसके कारण ऊनी कपड़े गर्म रखते हैं। ठीक है, तो जो ठंड है वह हवा क्या होती है? जो ठंड होती है उसको रोक लेता है। कौन रोक लेता है? जो स्वेटर के अंदर हवा होती है उसको ठंड रोक लेता है, जिस कारण हमें गर्माहट मिलती है। तो यहां पर है व्यवसायिक संकट। ऊन उद्योग के छटाई विभाग में काम करने वालों का कार्य जोखिम भरा होता है क्योंकि वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण इसे शॉर्टर डिजीज भी कहा जाता है। किसी भी उद्योग में ऐसे जोखिमों को झेलना व्यवसायिक संकट कहलाता है। तो बच्चों व्यवसायिक संकट क्या होता है? यानी व्यवसाय से जुड़ा, जैसे भेड़ के बालों को काटकर उसकी छटाई करना, उसकी सफाई करना, यहाँ जहाँ पे ऊन बनता है, जो ऊन का उद्योग होता है, जहाँ पे ऊन बनाया जाता है रेशों से, तो वहां पे जो लोग काम करते हैं वह एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से जो है संक्रमित हो जाते हैं, मतलब इन्फेक्ट हो जाते हैं, और उन्हें एक बीमारी होती है जिससे क्या कहते हैं? शॉर्टर डिजीज कहते हैं। तो ये जो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु है, वैसे ये ज्यादातर जो है पशुओं में जो है पशुओं को संक्रमित करता है। पशुओं में ये संक्रमण होता है जिससे बीमारी होती है। लेकिन ये बीमारी जो है वहां जब लोग काम करते हैं तो वह संक्रमित जो लोग काम करते हैं वह ऊन से जो बाल निकाल के लाए जाते हैं शरीर से, किसके? जंतुओं के शरीर से, तो मानव में भी, मतलब लोगों में भी यह बीमारी पैदा हो जाती है। मुख्यतः यह जो संक्रमण है वह पशुओं में होता है, लेकिन जब वहां पे काम करते हैं लोग तो वहां पे लोग भी इससे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे उनको यह बीमारी हो जाती है। और इसी तरह की चीज को क्या कहते हैं बच्चों? व्यवसायिक संकट कहते हैं, जो व्यवसाय में संकट होता है। व्यवसायिक संकट मतलब व्यवसाय से जुड़ा हुआ, वो व्यवसाय करते हुए संक्रमित हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं व्यवसायिक संकट। आगे हम लोग चलते हैं रेशम।
अब हम लोग रेशम के बारे में पढ़े। अभी हम लोग ने रेशा के बारे में पढ़ा, अब हम लोग रेशम के बारे में पढ़ेंगे। रेशा जो है वो जंतुओं से बालों से निकालकर रेशों से वस्त्र बनाए जाते हैं, ऊन बनाए जाते हैं। अब रेशम के बारे में, क्या आपने अपनी माँ या दादी की रेशमी साड़ियां पहने देखा है? दादाजी या पिताजी को रेशमी कुर्ता पहने देखा है? उनसे विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी वस्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए तथा उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो रेशम की साड़ी पहनते हैं ना, रेशम की साड़ी पहनते हैं जो बहुत महंगी आती है। तो रेशम के वस्त्र होते हैं, रेशम का कुर्ता भी होता है जो लोग घरों में पहनते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रेशम की खोज की कहानी कि रेशम का खोज किस प्रकार हुआ। चीनी किंवदंती के अनुसार एक चीनी सम्राट ने सामग्री से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा। तो शहतूत का जो वृक्ष होता है उसकी पत्तियां क्या हो गई थी? क्षतिग्रस्त, मतलब खराब हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि चीनी सम्राट ने बोला कि ये पत्तियां क्षतिग्रस्त, मतलब ये पत्तियां खराब क्यों हुई हैं, इसका पता लगाया जाए। सामग्री ने पाया कि सफेद कृमि शहतूत की पत्तियां को खा रहे थे। तो सफेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने पता लगाया, क्या पता लगाया कि सफेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। ये कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। तो कृमि को कहते हैं कीड़ा, ठीक है। तो उन्होंने क्या पाया कि जो कीड़ा है सफेद कलर का, वह शहतूत की पत्तियों को क्या कर रहा है? खा रहा है। ये कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। ये जो कीड़े हैं चमकदार कोकून जैसा जाल कोकून बीन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और उसमें से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। तो क्या हुआ? संजोग से वो जो कोकून इन्होंने बीना था, यानी कीड़े ने जो कोकून बीना था, वो क्या हो गया? उनके चाय में गिर गया। और चाय में गिरने से क्या हो गया कि जो पतले पतले धागे थे उस कोकून के, वह चाय में अलग हो गया। इस प्रकार चीन में रेशम उद्योग का आरंभ हुआ, जिसे सैकड़ों वर्षों तक कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया, मतलब छिपा कर रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में पहुंचाया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे आज भी क्या कहते हैं? सिल्क रूट कहते हैं। नक्शे में सिल्क रूट खोजने का प्रयास कीजिए। रेशम के कीट रेशम के रेशों को बनाते हैं। तो क्या होता है बच्चों? जो रेशम के कीट होते हैं वह रेशम की रेशों को बनाते हैं, जिसके कारण रेशम के रेशे भी जांतव रेशे कहे जाते हैं। तो रेशम के रेशे भी क्या होते हैं बच्चों? जांतव रेशे, यानी जंतुओं से प्राप्त रेशे। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। तो अगर हमें रेशम बनाना है तो हम क्या करते हैं? रेशम के जो कीट होते हैं जिससे रेशम प्राप्त किए जाते हैं उनको पाला जाता है, और इसको पालने को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहता है? इस कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहलाता है। अब है रेशम कीट का जीवन चक्र, हमें पढ़ना है रेशम कीट का जीवन चक्र। तो चलिए इसको देखते हैं। सामान्यतः कीट के जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो जो रेशम की कीट की जो जीवन चक्र है उसमें 4 अवस्था होती है। मादा रेशम कीट अंडे देते हैं। तो जो मादा रेशम होता है, जो मादा रेशम के जो कीट होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनसे लार्वा निकलता है। क्या निकलता है बच्चों? लार्वा निकलता है। किससे? अंडों में से लार्वा निकलता है। लार्वा शहतूत की पत्ती को खाते हैं। लार्वा क्या करते हैं? शहतूत की जो पत्ती है उसको खाते हैं और बड़े हो जाते हैं। लार्वा पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर रेशा बन जाता है। बिल्कुल इसको अंडरलाइन करिए। लार्वा क्या करता है बच्चों? पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर रेशा बन जाता है, ठीक है। तो लार्वा यानी अंडे से लार्वा बनता है, और लार्वा जो है वो शहतूत की पत्तियों को खाता है, और वह लार्वा जो है पतले तार जैसा प्रोटीन से बना हुआ पदार्थ स्रावित करता है, मतलब निकालता है, जो कठोर होकर क्या बन जाता है? रेशा। लार्वा इन रेशों से स्वयं को पूरी तरह से ढक लेता है। लार्वा क्या करता है? वो जो रेशे निकलते हैं उससे अपने आप को क्या करता है बच्चों? पूरी तरह ढक लेता है और अंदर ही अंदर परिवर्तित होते रहता है। यही आवरण कोकून कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? यही आवरण कोकून कहलाता है।
कीट का आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। पूर्ण विकसित होने के पश्चात कोकून तोड़कर कीट बाहर आता है। ठीक है, तो कोकून तोड़कर क्या होता है बच्चों, कीट जो है वह बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जीवन चक्र, रेशम कीट का जीवन चक्र यहाँ पर दिया हुआ है। पहले ये पत्तियां हैं, फिर यह जो है इस तरह से पूरा चक्र जो है यहाँ पर इसका बना हुआ है। ठीक है, किसका, रेशम कीट का। अब है आगे रेशम कीट पालन। मादा कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। तो मादा कीट जो है क्या करती है बच्चों, एक बार में बहुत सारे अंडे देती है। व्यावसायिक उत्पादन हेतु अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों या कागज पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। क्या किया जाता है, जो बहुत सारे अंडे देती है। व्यावसायिक उत्पादन हेतु क्या करते हैं, अंडे को क्या करते हैं बच्चों, सावधानी से कपड़े की पट्टियों, माने कपड़े की पट्टी में या कागज की पट्टी में रेशम कीट जो रेशम कीट का पालन करते उनको ये अंडे क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। जो मादा कीट जो अंडे देती है वह अंडे रेशम जो कीट का जो पालन करता उनको बेच दिया जाता है, जो उन्हें स्वास्थ्यकर स्थितियां अर्थात उचित ताप एवं आर्द्रता पे रखते हैं। तो मतलब रेशम कीट को क्या करते हैं कि जो उनके लिए ताप जरूरी होता है, जो उनके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, जिस टेम्परेचर पे रखना होता है उस टेम्परेचर पे उसको रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे लार्वा निकल आए। ठीक है, तो अंडा को क्या किया जाता है बच्चों, एक निश्चित ताप पर उसको क्या किया जाता है, गर्म रखा जाता है अंडे को, ताकि उसमें से क्या निकले, लार्वा निकले। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। कब किया जाता है, जब वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा को शहतूत की ताजी पत्तियों के साथ बॉक्स की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। तो लार्वा को शहतूत की ताजी पत्तियों के साथ, मतलब जब नई पत्तियां पेड़ पर निकल जाती हैं तो इस लार्वा को क्या किया जाता है, जो शहतूत की पत्तियां होती हैं ताजा ताजा, इसको किसी बॉक्स में या किसी ट्रे में दोनों को साथ में रखा जाता है। 25-30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर कोकून बनाने लगते हैं, जिसके लिए ट्रे में टहनियां रख दी जाती हैं जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कोकून के भीतर प्यूपा विकसित होता है। फिर क्या करते हैं, 25-30 दिनों तक उसमें जो कैटरपिलर खाना बंद कर कोकून बनाने लगते हैं। उसके बाद जब लार्वा जो है शहतूत की पत्तियां क्या करते हैं, खाते हैं। यहाँ पे क्या हमने पढ़ा, देखिए लार्वा शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। तो यहाँ पर क्यों रखे जाते हैं लार्वा बच्चों शहतूत की पत्तियों को, कि लार्वा जो है शहतूत की पत्तियों को खाने लगते हैं। जब शहतूत की पत्तियों को वो खाना बंद कर देते हैं, यानी कैटरपिलर जब वो खाना बंद कर देते हैं, तब क्या है बच्चों, धीरे धीरे कोकून बनने लगता है और कोकून के भीतर जो है वो प्यूपा विकसित होता है। ठीक है, तो प्यूपा क्या होता है बच्चों, जो रेशम के जो कीट होते हैं वो अपने शरीर के चारों तरफ रेशम के धागे से अपने आप को क्या कर लेते हैं, पूरी तरह से ढक लेते हैं। इसी अवस्था को प्यूपा कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शहतूत का पत्ता। संभव हो तो कोकून देखने का प्रयास करें। कई अलग अलग कीटों से रेशम बनाया जाता है। तसर रेशम चित्र में दिखाए गए कीट के कोकून से बनाई जाती है। ठीक है, तो यह जो चित्र है बच्चों, तसर सिल्क कीट यानी तसर जो रेशम है उस तसर कीट का है ये चित्र है। यह रेशम भी अन्य रेशम जैसी पतली होती है, पर इसके धागे में चमक थोड़ी कम होती है। तो जो तसर जो रेशम कीट है उससे जो रेशम बनता है उसका चमक जो है वो कम होता है रेशम कीट के रेशम से। ठीक है, कोकून से रेशम वस्त्र तक वयस्क कीट में विकसित होने से पहले कोकून को धूप या भाप में रखा जाता है। तो जो रेशम के कीट कोकून बनाते हैं और उससे जो बड़ा वयस्क मतलब बड़ा जब कीट बनता है, जो रेशम जो उसमें विकसित होता है, तो उस कोकून को क्या किया जाता है बच्चों, धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है ताकि रेशम के रेशे अलग हो जाए। और उसे धूप में रखा जाता है और पानी में उबाला जाता है, तो उसके जो रेशम होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, अलग हो जाएं। ठीक है, रेशे निकलने से लेकर उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, रेशम को जब निकालते हैं और उससे जब रेशम का जो धागा बनाया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। रेशम की रीलिंग मशीनों द्वारा की जाती है, जो कोकून में से रेशों को निकालने के साथ साथ रेशों की कताई भी करते हैं। ठीक है, रेशों की क्या करते हैं बच्चों, रेशों की कताई भी करते हैं, जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। ये मशीन से ही ये काम होता है।
इस दौरान एक साथ कई कोकून उपयोग में लिए जाते हैं क्योंकि उनसे बहुत महीन रेशे निकलते हैं। उन्हीं रेशों से क्या बनाए जाते हैं? धागे बनाए जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। तो बुनकर क्या करते हैं? इन धागों से रेशम के वस्त्र बनाते हैं। इन धागों से वस्त्र बुनाई ऊन की बुनाई से भिन्न होती है। मतलब ऊन की जो बुनाई होती है और जो रेशम की बुनाई होती है बिल्कुल अलग अलग होती है। सूती तथा रेशमी वस्त्रों की बुनाई सामान्यतः ताना बना के रूप में होती है। ध्यान दें, उन्हीं वस्त्रों की बुनाई फंदे के रूप में होती है जिसकी बनावट नीचे दिए गए चित्र के अनुसार होती है। ऊनी वस्त्र फंदे की बनावट, रेशम वस्त्र ताना बाना की बनावट। तो यह जो बनावट देखिए आपकी पुस्तक में दिया गया है, यह जो बनावट है फंदे की बनावट है जो ऊन से बनता है, और यह जो बनावट है ताना बाना की बनावट है जो रेशम के वस्त्र के लिए इस तरह का ताना बाना किया जाता है। बनावट इस तरह से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशम कीट पालन से लेकर वस्त्र निर्माण तक अधिकांश कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार इस उद्योग में महिलाओं की भूमिका अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली है, परंतु इस उद्योग में भी दमा, श्वसन रोग, चर्म रोग, सरदर्द आदि व्यावसायिक संकट है। ठीक है, तो इस ज्यादातर काम जो है ऊन बनाने का वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिससे हमारे जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान देते हैं। ठीक है, लेकिन इस उद्योग में, इस काम में जो कई तरह की बीमारियां होती जिसे व्यावसायिक संकट कहते हैं। कौन कौन सी बीमारी? दमा, जो कि तरह से सांस फूलने की बीमारी होती है, श्वसन रोग, सांस लेने की बीमारी, चर्म रोग जो त्वचा की बीमारी होती है, स्किन की, सर दर्द। तो ये सब इसके व्यावसायिक संकट जुड़े हुए हैं। तो हमने रेशो से वस्त्र तक का यह अध्याय पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग इसका अभ्यास यानी प्रश्न उत्तर को बनाएंगे।